ऐसी चीजें जो सारे न्यू पेरेंट्स गलत कर रहे हैं जिससे बच्चों की हेल्थ बहुत अफेक्ट करती है। एक मीथ है मसाज करने से बच्चा बड़ा तंदुरुस्त रहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि स्किन सेंसिटिव होने की वजह से स्किन रिएक्शंस आते हैं और प्रॉब्लम्स होती है। मीथ ये है कि काजल बच्चों की आंखों में लगाओगे तो आंखें बड़ी हो जाएगी। आंखें बड़े नहीं हो सकती, जैसे आपके माँ बाप की वैसे ही आएगी। कौन सी एज के बाद बच्चे को मिल्क के अलावा भी कुछ दे सकते हैं? 6 मंथ्स के बाद अपने बच्चों को केवल दूध पे ना रखें। दूध में सारे मिनरल्स विटामिन नहीं रहते, आयरन की कमी रहती है, फिर उनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स रहती है। कौन सी एज में किड्स शुड स्टार्ट यूजिंग टूथपेस्ट? आफ्टर 3 years ऑफ एज आप नॉर्मल ब्रश को भी गर्म पानी में डुबो के ब्रश कर लो तो भी चलता है बच्चों में। एक स्पेसिफिक एज होती है जिसमें आपको बेबीज करने चाहिए। 20 to 26 ये बेस्ट एज है टू हैव बेस्ट एज, हाईली रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट दैट टाइम। 35 के बाद ऐसा है कि डाउन सिंड्रोम हो गया, दूसरी जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीजें हो सकती है। स्क्रीन टाइम की वजह से मोटे हो रहे हैं बच्चे। यस, स्क्रीन टाइम से बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है, लाइक ऑटिज्म। बोलना लेट सीखते हैं जो पूरा दिन स्क्रीन पे रहते हैं। बेबी जल्दी चलना सीख जाते हैं अगर वो बेबी वॉकर्स यूज करते हैं। नहीं यूज करना चाहिए। वॉकर की हाइट लंबी रही और बेबी छोटा रहा तो वो लोग टोस पे चलते हैं, पूरा पैर नहीं रखते नीचे। बाद में भी वो लोग टोस पे ही चलते हैं। कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट वैक्सीन होती है विच एवरी किड शुड टेक इन इंडिया? हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर इमरान पटेल, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है और उनके मोर देन 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जहां पे वो न्यू पेरेंट्स के लिए काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं एंड वो बहुत ही ज्यादा पसंदीदा डॉक्टर है इंडिया में सारे न्यू पेरेंट्स के। हमने आज उनसे पूछा कि कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो न्यू पेरेंट्स करते हैं अपने बेबीज के साथ। क्या न्यूबॉर्न बेबीज को काजल लगाना चाहिए? क्या उन्हें मसाज करना चाहिए? क्या न्यूबॉर्न्स को किस करना उनके लिए सेफ है? और क्यों इंडिया में बच्चों में ओबेसिटी बढ़ते जा रही है? इन सब सवालों के आंसर हमने आज के एपिसोड में फिगर आउट करने की कोशिश करी है, तो प्लीज ये एपिसोड एंड तक देखना। बट बिफोर यू डू दैट, अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर इस पूरे एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स आपको देखनी है तो राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम कम समय में कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। लेट्स टॉक अबाउट किड्स इन इंडिया, बेबीज इन इंडिया, और इंडिया में हो क्या रहा है, राइट? आपको लगता है सबसे ज़्यादा गलत क्या हो रहा है? क्या ऐसी चीज़ें जो सारे न्यू पेरेंट्स गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ जिससे बच्चों की हेल्थ बहुत अफेक्ट करती है इंडिया में स्पेसिफिकली? बहुत ज़्यादा प्यार और ओवर कॉशियस या ज़्यादा अवेयरनेस के चक्कर में बच्चों को एकदम या ना डिपेंडेंट नहीं होने देते हैं बिल्कुल भी। और बच्चे के 6 महीने या 7 महीने और 8 महीने के बाद भी तो अपने ही हाथों से थोड़ा थोड़ा करके खिलाना, नहीं खा रहा है तो दूसरी सब चीज़ें दे देना, और मतलब इतना पैम्पर करना बच्चों को। और हम लोग जॉइंट फैमिलीज में ज़्यादा इंडियन रहते हैं, राइट? तो दादा दादी ये सब भी जो भी रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत के चक्कर में हमारे बच्चे जो इंडियन है वो इतने जल्दी मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसलिए सारी प्रॉब्लम्स ये आती है कि मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ये ओवर लाड, ओवर प्रेम में चक्कर में। अब यूएस में क्या रहता है, वो लोग 7-8 महीने में ही दे देते हैं बॉल, खाना रख देते हैं बिठा के चेयर में, उनकी बच्चों की चेयर में। वो बच्चा स्पिल कर रहा है, खा रहा है, ट्राई कर रहा है, जो भी है वो खुद से सीखता है। उससे उसके जो फाइन ग्रोस मोटर्स है वो भी इम्प्रूव होते हैं, मोटर डेवलपमेंट भी। वो हम नहीं कर रहे हैं इंडिया में। दूसरी चीज़ कि हम इंडिया में बड़ा कॉमन है कि जब बच्चे नहीं खाते हैं घर का तो हम ये सोचते हैं कि अल्टरनेटिव क्या दे, या तो शौक के मारे, मोहब्बत के मारे बाहर घुमाने लेके गए तो हम पैकेट्स फूड्स दे देते हैं, चिप्स वगैरह, ये सब बड़े बड़े जो भरी हुई रहती है, तो ये सारी चीज़ें दे देते हैं और हमें लगता है कि हम उसको प्यार कर रहे हैं क्योंकि वो मज़े ले रहा है, मज़े लेके खा रहा है, लेकिन उसकी कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू तो है ही नहीं, वो घर का खाना खाएगा ही नहीं। तो ये जो है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो गलत है, नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि जो काफ़ी सारे मिथ्स है बच्चों में, कि सब हमारे पुराने चीज़ें। क्या बताओ मेरे को, टॉप 5 मिथ बताओ। टॉप 5 मिथ ये है कि काजल बच्चों की आंखों में लगाओगे तो आंखें बड़ी हो जाएगी। बड़ी ये मानते हैं लोग? या यू डिडंट नो? आई डिडंट नो। बच्चे काजल लगाने से आंखें बड़ी, मैंने वीडियोस भी बनाए थे। आंखें बड़े नहीं हो सकती, आंखें आपकी जैसे आपके माँ बाप की वैसे ही आएगी, वो जेनेटिक है।
वरना तो मैंने बोला जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं हमारे, चाइना के लोग हैं, ये सब के जापानीज है, उन सबकी आंखें बड़ी कर लेते थे वो लोग। जेनेटिक जीन्स में कैसा है यार, हमारे बच्चे हमारे जैसे दिखेंगे, ये एक मीथ है। फिर ऑयल मालिश करने से, मसाज करने से बच्चा बड़ा तंदुरुस्त रहता है। ये तो बहुत ज्यादा करते हैं लोग, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अमेरिकन या कहीं पे भी जाओ बाहर की देशों में, वो लोग नहीं करते हैं, बल्कि स्किन सेंसिटिव होने की वजह से कुछ ऐसे अजीब अजीब ऑयल जो मार्केट में बिकते हैं लोग, कैसे हड्डियां मजबूत हो जाएगी, उससे स्किन रिएक्शंस आते हैं और प्रॉब्लम्स होती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये तो मैंने I've heard this always. हाँ, सुना है forever, मतलब आपकी और मेरी भी हुई रहेगी। हाँ, ये डाउट भी नहीं किया। हाँ, अभी तो, मेरे घर में so my sister got little baby and उसके साथ भी होता है कि उसको मतलब आके उसको मालिश करते हैं और ऑयल से, और रोज करते थे। और वो स्टार्टिंग में तो कभी रोती है, कुछ भी नहीं, ठीक है थोड़ी देर में हो जाएगा, चुप हो जाएगा। हाँ, वो गलत है, नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों मानते हैं सर इंडिया में उससे हड्डियां मजबूत होती है? और मुझे वैसा लगता है कि जो सेरेब्रल पॉलिसी के केस या जो मेंटली रिटार्डेड केसेस जो पहले होते थे, जो बच्चा पैदा होकर रोया नहीं, उनको ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिला ब्रेन में, तो उन लोग की डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती थी। जब ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती है एट अ वेरी अर्ली स्टेज, तो आपके हाथ पैर टाइट हो जाते हैं। तो वो लूज करने के लिए शायद वो मसाज टेक्निक से, लाइक अ फिजियोथेरेपी, टेक्टाइल सिमुलर, ये सारी चीज़ें जो भी है लाइक फिजियोथेरेपी, वो करते रहेंगे, उनको थोड़ा लूजनेस या इफेक्ट है मिलता रहेगा। तो लेकिन उस सब में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड। तो हमने सब बच्चों में करते हैं। कान नाक में लोग तेल डालते हैं, कान नाक में तेल डालते हैं, बोलो क्या मतलब, गलत है, वो नहीं डालना चाहिए। फिर लोगों का कॉमन मिथ है बहुत लोग के, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो कोई हनी पिलाते हैं या कुछ चटाते हैं, खजूर चटाते हैं, ये सारी चीज़ें जो कि गलत है। 6 महीने तक केवल माँ का दूध और माँ का दूध देना चाहिए। अगर फिर माँ का दूध भी कोई कारण से नहीं है तो फिर आपको दूसरे नेक्स्ट ऑप्शन में जाना चाहिए, फार्मूला फीड्स वगैरह। तो हनी क्यों नहीं देना चाहिए बच्चों को? 6 महीने तक वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता, और 6 महीने ये तो अच्छा माना जाता है ना शहद देना। शहद अप टू द 6 months ऑफ एज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बोला जाता है। तो तिल, अगर आप बोल रहे हो कि अगर 6 महीने तक सिर्फ मदर्स मिल्क होना चाहिए, बहुत सारे रीजंस की वजह से लोग आजकल फॉर्मुलेटेड मिल्क पिलाते हैं। हाँ जी, 6 महीने से पहले। इज दैट राइट? इफ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन इट्स ओके। आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट दोज मदर्स जिनको मिल्क नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उनको इस तरह से भी मोटिवेट करना चाहता हूँ कि मिल्क आएगा ही अगर इफ यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। स्ट्रेस वेस होगा तो आपको वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे। बट क्यों नहीं आता है मिल्क? अब डिपेंड सर, आजकल साइकोलॉजिकल थिंग है कि पहले से ही सोच लेते हैं कि मुझे नहीं आएगा, पहले से ही मेंटल स्ट्रेस, ज़्यादा ओवरबर्डन, और प्रेगनेंसी को ज़्यादा स्ट्रेसफुल ले लिया है, या होता है स्ट्रेसफुल बच्चा आने के बाद भी, पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन ये वगैरह रहता है, लेकिन ज़्यादा सोचने की वजह से, और दूसरे घर वाले परेशान कर देते, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है, वो खाना है। एक तो माँ परेशान, उसकी रातों की नींद गई है, ऊपर से घर के दूसरे अलग एक्स्ट्रा टॉर्चर, तो उस वजह से भी मिल्क। बाकी कभी मैंने डिसऑर्डर नहीं होता? नहीं, क्लिनिकल डिसऑर्डर वैसा नहीं है कि भाई क्लिनिकल डिसऑर्डर हो गया कि मिल्क नहीं आएगा। मिल्क हार्मोन सिक्रीट होना ही है। अगर बच्चे का प्रोसेस पैदा हुआ और आपने प्रेगनेंसी रखी और बच्चा ने जन्म लिया, तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि आपको वो हार्मोन सिक्रीट होंगे। ओके, ठीक है, इट्स अ नेचुरल। ये नेचर हमेशा अपना ध्यान रख ही लेता है। कभी आपने देखा है कि किसी गाय के बच्चा पैदा हुआ दूध नहीं आया, तो वैसा। और फिर भी कारण सर किसी को कम आ रहा है तो भी कुछ डाइट्स वगैरह, आयुर्वेदिक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो रहती है जिससे मिल्क आउटपुट बढ़ सकता है इस दवाइयाँ से। और फिर भी नहीं आ रहा तो फिर सेकेंड ऑप्शन में काउ मिल्क, गोट मिल्क से बेटर ये है कि फिर आप फॉर्मूला मिल्क दो। एटलीस्ट प्रॉपर उसको किस तरह से उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को सूट करेगा वैसी चीज़ तो जाएगी। तो इसमें एक क्वेश्चन है, कुछ लोग इसकी वजह से मदर्स मिल्क नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको बहुत पेन होता है, राइट? मिल्क तो आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है प्रोसेस, या बहुत बार ऐसा होता है कि वो इतने काम में, इतनी लाइफ उनकी बिजी रहती है दैट वो उस पर्टिकुलर टाइम का कम दे पाते हैं वो टाइम, तो इसलिए आधा टाइम वो फॉर्मुलेटेड मिल्क मिला देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट एट ऑल अ पेनफुल थिंग। I've heard it's painful. Yes, but I'll tell you why. Yes, it is. Why?
बिकॉज इट्स पेनफुल और दर्दनाक तभी है जब बच्चे का लैचिंग यानी कि मम्मा का जो छाती रहती है उसकी पकड़ने की जो टेक्निक रहती है वो बच्चा ठीक से सीख नहीं पाया, सो प्रॉपर लैचिंग नहीं रहा, तो वो सिर्फ निपल को सक करेगा और वो उस वजह से मदर को पेन होता है। अदरवाइज कोई भी ऐसी, यार बच्चे को 1.5 साल तक दूध पिलाना है, अगर वो पेनफुल प्रोसेस रहता तो कोई माँ पिला नहीं पाती थी 1.5 साल तक, तो पेनफुल नहीं है। अगर वैसा हो रहा है और स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपका बच्चा दूध आपका पी रहा है एंड स्टिल यू फील कि इट्स रियली पेनफुल, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। There are techniques for kids. Yes, there are techniques कि इसका लैचिंग किस तरह से सुधार आ जाए, ये किस तरह से लैच कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर्स जो भी है वो आपको ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट से ही, फिर तो इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। तो अभी आपने एक लाइन बोली कि फॉर्मुलेटेड मिल्क बेटर है काउ मिल्क से, गोट मिल्क से 6 महीने तक के बच्चे के लिए। हाँ, क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जो उसका कंटेंट जो भी पाउडर्स बनाते हैं ये लोग कंपनीज में, इनका जो रहता है वो उसी मात्रा में, चाहे वे केसिन का रेशियो रहा या कार्ब्स का रहा या प्रोटीन का रहा या इलेक्ट्रोलाइट्स का रहा, ये सब का रेशियो उसी मात्रा में बनाया जाता है जिस मात्रा में बच्चे को डाइजेस्ट हो सके। एज आई सेड कि उसकी किडनी मैच्योर नहीं रहती, डाइजेस्टिव सिस्टम मैच्योर नहीं रहता, तो उस हिसाब से बनाया जाता है और उसमें भी फिर पानी में मिक्स करना पड़ता है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हाइजीन लेवल का। अगर आप हाइजीन लेवल का नहीं रखोगे, क्योंकि मदर मिल्क तो क्या डायरेक्ट प्रोडक्शन हो रहा है और डायरेक्ट पेट में जा रहा है, सेफ, एंटीबॉडीज भी मिलती है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये चीज़ में ऐसा कि फिर भी नहीं है, सपोज हम मान लेते कि मदर पोस्ट प्रेगनेंसी ऐसा हुआ कि मदर की डेथ हो गई या कुछ भी ऐसा हुआ, तो अभी बच्चा क्या करेंगे? तो दूसरा ऑप्शन ये है कि सब शहरों में तो है नहीं, मदर मिल्क बैंक रहती है, वहाँ से भी आप दूध ला सकते हो, जैसे ब्लड बैंक रहता है। ओके, या मदर मिल्क बैंक है, वहाँ पे मदर जिसको ज़्यादा दूध आ रहा है वो स्टोर कर सकते हैं अपना मिल्क वहाँ जाके, और यू कैन गेट। अगर आपके रिश्तेदार में कोई प्रेग्नेंट है, उनको भी बच्चा आपके जितना ही छोटा हुआ है, आप उनका दूध भी अपने बच्चे को दे सकते हो। फिर भी ऑप्शन नहीं है कुछ भी, तो फिर फॉर्मुलेटेड मिल्क में आपको लेकिन हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करनी है। अगर पानी इसमें बना रहे हो तो वो भी उबाल के अच्छी तरह से, जो जिसमें वेसल्स में आप दे रहे हो, कटोरी चम्मच से जैसे भी दे रहे हो, वो भी सारा स्टरिलाइज्ड करके ठीक ढंग से देना चाहिए ताकि उसको इन्फेक्शन ना लगे। ये चीज़ का ध्यान रखना है। आप इन्फेक्शन की बात कर रहे हो, तो इन्फेक्शंस पे एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था कहीं बहुत पहले, आई डोंट नो क्यों पढ़ा था, बट रैंडम पढ़ा था कि न्यूबॉर्न बेबीज को एटलीस्ट 6 to 8 months तक किसेस नहीं करनी चाहिए। तो जो रैंडम, जैसे घर में कोई आंटी ने देखा, अंकल ने देखा, भाई ने देखा, बहन ने देखा, उसे को ओ माय गॉड माय बेबी ऐसे करके जाके उसके चीक पे किस कर देते हैं, उसके हाथ पे किस कर देते हैं, तो इन्फेक्शंस होते हैं, इसकी वजह से उसको किस नहीं करना चाहिए। इज दैट राइट कि फ़र्क नहीं पड़ता? डिपेंड्स के, अगर बच्चा हेल्दी है, 3 kg का है, 2.5 kg के ऊपर हेल्दी बच्चे हैं और प्यार मोहब्बत में मम्मा ने किसी ने भी किस कर लिया, ऐसा मैं लिप्स पे नहीं, चिक पे या फोरहेड पे या वैसा, तो इट्स ओके, क्योंकि आप फिर बच्चे को डेली नहलाना चाहिए, तो डेली नहलाते हो, साफ सफाई रखते हो, ठीक है। और आपको भी इतना इल्म होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि आप भी जब उसको टच करो तो यस उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, तो जब आप उनको टच करो तो हाथ धो के टच करो या उस हिसाब से प्रॉपर वे में टच करो। लेकिन ठीक है यार, वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि पहले भी गाँव खेड़े में बच्चे बहुत पैदा हुए और बड़े हुए जहाँ पे इतना हाइजीन या साबुन भी शायद नहीं थे, तो हुए। लेकिन अभी ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें हमारी अवेयरनेस में आ रहा है, नॉलेज में आ रहा है, इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, सब सोशल मीडिया है, तो इस हिसाब से हम समझा सकते हैं कि हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर नसीब में लिखा होगा तो हाइजीन मेंटेन करके भी हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें, लेकिन ये है कि आप हो ही जाएगा पप्पी लेने से, नहीं आप मोहब्बत प्यार कर सकते हो बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर अभी आपकी बातों में ही आपने एक चीज़ बोली जो मैंने पॉइंट आउट करी, आपने बोला कि अमेरिका में क्या होता है, 6 महीने 7 महीने बाद लोग मिल्क के अलावा खाना देना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, इंडिया में भी देते हैं, लेकिन उन लोग का तरीका अलग है। तो कौन सी एज के बाद बच्चे को मिल्क के अलावा भी कुछ दे सकते हैं? 6 months के बाद। एक बार 6 months कंप्लीट हो गया, फिर उसका ग्रोथ ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ मदर पूरी नहीं कर सकते हैं, उसको वीनिंग प्रोसेस कहते हैं। वीनिंग ओके, क्या होता है? आपको है? वीन करना है, ब्रेस्ट मिल्क तो देना ही है, साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फूड।
तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स, क्या क्या देने चाहिए? स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कर सकते हो लिक्विड डाइट से, क्योंकि उसको सिर्फ लिक्विड ही पता है, तो उसको पता ही नहीं है दुनिया में उसको और कुछ है। तो आपको लिक्विड डाइट पे फिर वो सब प्यूरे वगैरह आप उसको वो ट्राई करना है। आप 100 to 150 ml नॉर्मल वाटर भी पिला सकते हो बच्चे को स्टार्टिंग में 6 महीने के बाद। और प्यूरे और ये सारी सूप वगैरह ये सब चीज़ें, लेकिन वो तीखा विखा नहीं होना चाहिए। उसमें आप नॉर्मल नमक, नॉर्मल एकदम हल्दी डाल सकते हो, नॉर्मल नमक डाल सकते हो, जूसेस वगैरह आप ट्राई करवा सकते हो। लेकिन एक यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर उसको 3 चम्मच पीना है और उसके बाद वो नहीं पी रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ओके। आप ऑफर कितनी बार करोगे वो आप पे है, लेकिन वो कितना लेगा वो बच्चे पे है। अगर उसको 4 चम्मच सर को चाहिए तो 4 चम्मच ही देनी है किंग को। फिर उसको आप ज्यादा मत दो, फिर उसको फूड एवर्जन होता है, उसको नफरत होने लगती है कि इट्स अ टॉर्चर टू मी। फिर जैसे ही आप चम्मच लेके आओगे वो रोने लगेगा, उसको डर लगने लगेगा। तो फिर जैसे 7-8 महीने का बच्चा होता है तो थोड़ा और सेमी सॉलिड करने लगते हैं फूड को, फिर सारी सॉफ्ट चीज़ें देना चालू करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर जैसे ही 1 साल का बच्चा हो जाता है देन दे कैन शेयर योर टेबल फूड। ओके। तो अब इसमें आपने बोला कि अमेरिका में लोग छोड़ देते हैं, जो खा रहा है वो खा रहा है, नहीं खा रहा है तो नहीं खा रहा है। हाँ। इंडिया में ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं। हाँ। और वो खराब है। हाँ, खराब है, वो खराब है। पहले तो ज़बरदस्ती, फिर बोलते हैं दूध पिला देते हैं। अब होता ये है कि माँ ये समझते हैं कि बच्चा खा नहीं रहा है, यार भूखा कैसे रखूं, दूध पिला देते हैं। उनको दूध पिला दिया, उनका हंगर सेटिस्फाई हो गया फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और दूध पीने में उनको मज़ा भी आ जाता है और आसान भी है, चबाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं, कोई टेस्ट नहीं, पी लो। उनका काम, उनको थोड़ी बहुत एनर्जी मिल गई। फिर अगर उसको इसकी हैबिट हो गई कि मैं थोड़ा बहुत रोता हूँ, मम्मा समझती मैं नहीं खाता हूँ, तो मम्मा दूध दे ही देती है। जैसे ही या ब्रेस्ट फीडिंग करवा देती है, जैसे ही दूध पी लिया फिर से 1-2 घंटे में भूखा होगा और रोएगा। आप खाना लेके जाओगे, बोला नहीं आपने जो पहला तरीका अपनाया था दूध देने का वही सही है मेरे लिए, ठीक है। फिर जबरदस्ती करोगे तो और रोएगा धोएगा। मम्मा बेचारा कंटाल के बोलते हैं यार कुछ नहीं होने से कुछ होना बेटर है। प्रॉब्लम वहां पे स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या वो सिर्फ दूध पे रहते हैं, फिर दूध में सारे मिनरल्स विटामिन्स नहीं रहते, आयरन की कमी रहती है, सारी चीजें रहती है। फिर उनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है, फिर उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स रहती है दूध की वजह से, सिर्फ दूध पीते रहते। शायद उनमें फैट तो हो जाता है, थोड़ा चबी दिखने लगते हैं दूध पी के, लेकिन आप देखोगे अंदर से उसके हीमोग्लोबिन वगैरह सब कम रहता है। तो ये चीजें रहती है कि वो मदर भी ये सोचते हैं कि कुछ तो सर दूं, और अपने दूसरी इंडिया में कल्चर है चाय और दूध मिक्स करके देते हैं बचपन से ही। लेकिन उस वक्त में तो कोई भी ऐसे चॉकलेट फ्लेवर्स के पाउडर्स या वो नहीं थे जो मिल्क में हम डाल के, जैसे हम एड्स में देखते हैं कि बच्चा टुटू करके बड़ा हो गया, ये सब चीजें नहीं थी। तो लोग क्या करते थे कि टेस्ट चेंज करने के लिए चाय देते हैं, चाय और दूध। सबसे गलत है। अगर आप चाय दे रहे हो तो जितना भी आयरन बच्चा खा रहा है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, उसको अनीमिया होना ही है। तो और मुझे भी दिया गया है बचपन में। अच्छा। हाँ जी, तो मुझे दिया गया था। आप मतलब पता चलता है कि ये सब चीजें गलत है। तो ये सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को केवल दूध पे ना रखें। 7-8 महीने का हो गया तो उसको दूध के साथ साथ, और हमारा ये भी मानना है कि दूध पी लेंगे तो ही ये शक्तिमान हो जाएंगे एकदम, और कुछ जरूरत नहीं। हाँ, तो जरूरत नहीं है, नहीं सब खिलाना चाहिए। प्रॉपर बैलेंस डाइट बच्चे की होनी चाहिए, उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, फैट, फाइबर्स, सब कुछ होना चाहिए। वो सब हमारी जो कल्चर के हिसाब से हमारी डाइट है। एक मराठी कल्चर में अलग डाइट रहेगी, गुजराती कल्चर में, साउथ इंडियन में अलग, हर रीजन में, इंडिया में तो सारे कल्चर्स हैं, डिफरेंट इन डिफरेंट सिटीज़। तो वो कल्चर के हिसाब से आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग दो, उससे खुद से खाने की हैबिट डालो। खुद से खाने की जब हैबिट लेगा, वो हाथ से उठाने का जब रेडी होगा, मुंह में डालेगा, उससे उसके जो डेवलपमेंट में विकास का भी समझ में आता है, और वो डेवलप्ड और होगा। भले वो अपने कपड़े खराब करे, मुंह खराब करे, आसपास में गंदगी करे, लेट इट बी। यहाँ पे तो 2 कपड़े लेके बैठते हैं कि थोड़ा भी मुंह भी खराब हो जाए तो साफ कर लेते हैं। ये चीज़ गलत है। उनको उनके कपड़े निकाल दो, डायपर में रख दो, और उनको खाने दो, एंजॉय करने दो। दे विल एंजॉय द फूड देन। You know, this gets me to a question जो आपने अभी बोलते बोलते रह गए आप। जी सॉरी। हाँ। जो हेल्थ ड्रिंक्स हैं, जो ऐड आती है हेल्थ ड्रिंक्स की, ये देना चाहिए बच्चों को? देखो उसमें अभी एकदम वेव आई थी फूड फार्मा ने। हाँ,
पूरा देखो इंडिया में उसमें wave until and लगी। unless You saw उसमें- food pharma वाला wave देखा? हाँ, हमने देखा अनटिल एंड अनलेस उसमें प्रोटीन है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है देन इट्स फाइन, लेकिन जस्ट फॉर अ फ्लेवर अगर उसमें प्लेन शुगर है और कोको पाउडर है देन देयर इज नो पॉइंट, इट इज हार्मिंग योर बेबी। अब तुरंत उसको शुगर दोगे, तुरंत शुगर का स्पाइक आएगा आपकी बॉडी में, आपकी भूख मर जाएगी, इंसुलिन सिक्रेट होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो ना मसल्स बनाने वाला है, ना कुछ नहीं, ना स्ट्रेंथ देने वाला, ना इम्यूनिटी देने वाला है। तो वो सिर्फ टेस्ट के लिए नुकसान है। तो शुगर और कोको पाउडर हो बस, हाँ, तो Heavy. नहीं देना है, दैट्स नॉट अ बहुत गुड नहीं थिंग। देना चाहिए। हाँ, जैसे कि नहीं देना चाहिए। तो अगर- कौन सी, किसी भी एज में नहीं देना चाहिए? नहीं, मैं मानता हूँ किसी भी एज में नहीं देना चाहिए। अगर आप प्रोटीन पाउडर्स दे रहे हो या ज़रूरत है तो, जिसमें एटलीस्ट उसको कुछ तो मिलेगा, तो दैट्स फाइन। अगर उसकी डाइट में इतना प्रोटीन नहीं हो रहा तो बाकी तो नेचुरल डाइट में से ही प्रोटीन उतना तो मिल ही जाता है जितना बच्चे को रिक्वायरमेंट है, तो आप दे सकते हो। अदरवाइज तो इट्स नहीं, नॉट नहीं। रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। क्वेश्चन ऑन दिस कि क्या होता है उससे, मतलब व्हाई शुड वी अवॉइड इट? कुछ तो खराब होता है क्या? क्योंकि ना मेरे साथ, मैं जब छोटा था तब मैं स्कूल में, आई थिंक मैं आई वाज नॉट अ किड बट 8th 9th में हॉर्लिक्स खाता था मैं, और मुझे बहुत पसंद तो था। मजा आता था उसका टेस्ट। उसका टेस्ट एक टाइम, मतलब मुझे मिल्क बहुत पसंद था, लेकिन अगर एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि अगर हॉर्लिक्स नहीं होगा तो मैं नॉर्मल मिल्क भी नहीं पीता था, एंड इसकी वजह से उसने मुझे नॉर्मल मिल्क छुड़ा दिया, तो हॉर्लिक्स की वजह लग गई। प्लस उसके बाद मैं हॉर्लिक्स खाने लग गया, डायरेक्ट एक चम्मच उठा के 2 चम्मच उठा के खाने लग गया। चॉकलेट ना, अरे क्या टेस्ट होता है, मैं आज भी खा लूँ अगर कोई मुझे दे दे तो आई जस्ट लव इट। इट्स लाइक अ चॉकलेट यार। सेम बॉर्नवीटा, मतलब एट इवन आई थिंक लास्ट 2 साल पहले तक तो मैं बॉर्नवीटा अभी भी पी रहा था इधर उधर जाके, मुझे बड़ा उसका फ्रॉथ बना के कोल्ड बॉर्नवीटा मजा आता है, राइट? तो इट बिकेम अ ड्रिंक फॉर मी, मैंने बहुत पिया, और अब पता चलता है दुनिया में कि ये सब गलत था, मतलब नहीं करना चाहिए था, तुम्हें शुगर पीना चाहिए था। मतलब तो क्या होता है बॉडी में, उसकी वजह से कुछ खराब होता है? नहीं, जैसे कि शुगर लिया, जैसे आपकी बॉडी में प्लेन शुगर गया, आपके बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि दे अंडरस्टैंड क्या हो कि अभी शुगर लेवल ब्लड का हाई गया, इंसुलिन सिक्रेट होने लगा, तो जो भी हंगर सटाइटी है वो सप्रेस हो जाएगी, तुम्हें भूख नहीं लगेगी। आज हमें खाने के टाइम पे अगर हम 2 चॉकलेट्स खा लें बड़ी, तो आप उतना खाना नहीं खा पाओगे क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी शुगर है, तो आपकी बॉडी को इतनी डिज़ायर आएगी नहीं खाने की। और बच्चे तो वैसे भी सीरियस नहीं रहते, तो वो लेने से तुरंत शुगर स्पाइक होता है, तो उनकी भूख मर जाती है। अगर आप वो फिर आप देखो कि जो खाने वाला था उसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू कितनी थी, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट की या डाइटरी फाइबर्स की, और ये ग्लास की कितनी थी, ये देखो। तो किस में नुकसान हो ज़्यादा? टेस्ट में थोड़ा नुकसान हो गया ना। तो इसीलिए नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सर प्लेन दूध नहीं पीते मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं पीते। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि दूध केवल आपके बच्चे को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता, सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, और इंडिया में तो यार क्या क्या नहीं है, सब कुछ है। मिल्क ऑब्सेशन इंडिया को ऑब्सेशन है। तो मिल्क में क्या है कि मिल्क पिलाओ तो मिल्क तो पीना ही चाहिए। हम बड़े हुए तब तक हम सोने से पहले एक ग्लास मिल्क पीना हमारे लिए कंपलसरी था घर में। मेरे को भी, हाँ, कंपलसरी दूध पी के ही सोना है। आज भी अभी अंटिल लास्ट मंथ मेरी मॉम मुझसे यही पूछती थी कि अच्छा दूध पीता है आजकल, अच्छा दूध नहीं पीता तो मिल्क शेक पीता है। मतलब उनका क्वेश्चन है दूध जाना चाहिए बॉडी में, दूध नहीं जा रहा है मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम है। 25 साल से वो यही पूछ रही है। ओके, अंटिल लास्ट मंथ मेरी रिपोर्ट्स है जिसमें मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट दिखा। अच्छा। और मुझे पता ही नहीं था बिकॉज आई यूज्ड टू लव मिल्क, तो मैंने कभी सोचा भी तो नहीं कभी कि पहले प्रॉब्लम्स हुई नहीं लैक्टोज इंटॉलरेंस से? होती भी थी तो ये लगा ही नहीं कि मिल्क की वजह से होगी। अच्छा। ये दिमाग में कैसे आता है? इंडिया में जहाँ आपको बचपन से दूध पिलाया गया है, मुझे पसंद भी है, और मैं अभी भी बड़े होके मुझसे यही सवाल पूछा जाता है क्या करो, राइट? और माँ बाप ने या दोस्तों ने किसी ने बोला भी नहीं आसपास की दूध खराब है, तो टेस्ट करा दिया जीन टेस्ट में, तो उसमें दिख गया दूध अच्छा है, लेकिन एक्सेसिव दूध पीना और सिर्फ दूध पे रहना ये खराब है। तो दूध अच्छा है, लेकिन जैसे कि आपने बोला कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, अभी पता चला मुझे लास्ट महीने, और एक्चुअली ऐसा हो गया मैंने वो बंद किया। भी होता है, आपको मालूम है? क्या बात कर रहे हो? यस, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज अ डिजीज प्रॉब्लम। न्यूबॉर्न्स में भी होता है कि ओवर द टाइम आपका गट इतना इवॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए हो पाता है। न्यूबॉर्न्स में देखे हैं कि उसको लैक्टोज फ्री फॉर्मूला आते हैं मार्केट में,
लैक्टोज फ्री मिल्क आते हैं, वो देने पड़ते हैं उनको। सीवियर डायरिया, डिसेंट्री मतलब ब्लड इन स्टूल, वॉमिटिंग, दे कम इन डिहाइड्रेशन, और फिर पता है लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो वो इट्स अ रिएक्टिव थिंग ना, लैक्टोज आया, अपने बॉडी ने रिएक्ट किया, पूरे इंटेस्टाइन के जो भी लेयर है उसको डैमेज कर दिया, दे डू नॉट डाइजेस्ट एनीथिंग, इधर वॉमिटिंग और डायरिया, और फिर डिहाइड्रेशन में आते हैं बच्चे। तो इट्स अ थिंग, इट्स अ डिसीज। तो ये और ये मानने रेडी नहीं होते इंडिया लोग कि मानते हैं अब तो मान जाते हैं, पहले तो मानते नहीं रहेंगे कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, मतलब दूध से एलर्जी होती है क्या, लेकिन अब मान जाते हैं। तो फिर तो मानना है, पर नहीं मानेंगे फिर से पिलाएंगे, फिर से आएंगे, दिख रहा है हाँ। कि दिख ही रहा है कि भाई आप दूध पिलाओगे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर तो मानना ही है। मुझे 2-3 बेसिक क्वेश्चंस हैं। डू यू थिंक कि कोई एक स्पेसिफिक एज होती है जिसमें आपको बेबीज करने चाहिए? 35 साल के नीचे प्रेफरेबली। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक एज नहीं है 35 से पहले की 35 से 20 से 30 के बीच में 27 हेल्दी के बेबीज बीच होते हैं? बेस्ट। हेल्दी बेबी मतलब उस वक्त पे तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है कि फर्टिलिटी रेट ज़्यादा रहता है कि उस वक्त आप माँ बाप जल्दी बन सकते हो। वैसा तो 30 के बाद भी हेल्दी बेबीज 35 होते के हैं? बाद या 35 के बाद ऐसा है कि सर्टन कंडीशंस, एल्डरली वुमन कहा जाता है डॉक्टरी लैंग्वेज में, अगर मदर इज मोर देन 35 ईयर ओल्ड, तो फिर डाउन सिंड्रोम हो गया, दूसरी जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीज़ें हो सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस, होगी नहीं, चांसेस है। तो 35 के नीचे इज द बेस्ट एज। वैसा सबसे बेस्ट एज तो ये है कि जब 22, 26, 25 ये बेस्ट एज है टू हैव बेस्ट एज, हाईली रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट दैट टाइम। बट फिर बहुत जल्दी बच्चा कर लो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती? एट 23, 24 की इंसान खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, खुद मैच्योर हो रहा है। यार आज मैच्योर होने में ऐसा है कि मैच्योर होने की एज ये कौन तय करता है? तुम 16 साल से काम कर रहे हो और मैं शायद 12 साल की उम्र से हॉस्टल में चला गया था। मुझे लगता है तब से हम मैच्योर हो गए थे इतना, थोड़ा बहुत। तो मैच्योरिटी की कोई वैसा नहीं है। 35 साल में भी अगर बंदा नहीं समझ पाएगा तो नहीं समझ पाएगा अपने परिवार को। बट कितनी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है अगर आप न्यूक्लियर रहते हो तो। आपको फाइनेंसेस प्लान करने हैं, टाइमिंग्स प्लान करने हैं। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हो तो आपको वो भी प्लान करना है। फिर उसके बाद कौन कितना टाइम देगा, कितने टाइम तक, बहुत चीज़ें होती है। ऐसा राज वो मतलब 22 साल में करना इज आई थिंक आई लिटिल डिसएग्री with you at this point. You can। अगर मैं MBBS कर रहा था तभी करना मुश्किल ही था मेरे लिए। Exactly. मतलब 25-26 में इंसान MBBS खत्म नहीं हुआ था, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसी वक्त में कर ही लो। मतलब इट्स अ बेस्ट एज के 25, 26, 27 यस। और अगर करना है किसी को भी, और जो करते हैं ग्रेजुएशन के तुरंत बाद, तो ठीक है उनकी चॉइस है, लेकिन उसमें भी ये कहना कि और रिक्वायरमेंट, और मैं कहता हूँ कि यार सब कुछ प्लान, तो मैं कहूँगा ज़िंदगी पूरी प्लान के हिसाब से चलती ही नहीं है राज। यू नो अभी एक कैटेगरी बढ़ते जा रही है जिनको बोलते हैं डिंक, डबल इनकम नो किड्स, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं और वो दोनों की इनकम आती है फैमिली में, एंड लेकिन वो किड्स नहीं करना चाहते। तो जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला, एक इंटरनेट पे 2-3 आर्टिकल्स थे, दैट विमेन हु डू नॉट कंसीव उनकी बायोलॉजिकल हेल्थ में डिफरेंस पड़ता है। ऐसा होता है कि जो कभी बेबी करती नहीं है विमेन्स, उनको कुछ क्या फ़र्क पड़ता है कभी? आई डोंट थिंक सो, वैसा नहीं रहता है। तो कोई अगर बेबी करता है या नहीं करता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क तो बिल्कुल नहीं पड़ता है। अगर वो बेबी नहीं करना चाहते या नहीं किए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वैसा उनकी बॉडी में ज़रूरी तो नहीं कि आपको एक बच्चा कंपलसरी करना ही है वरना आपको ये बीमारी हो जाएगी ना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक इंडिविजुअल चॉइस है जो कि मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँगा कि गलत है। डबल इनकम, ट्रिपल इनकम, आप कितनी भी इनकम कर लो, अगर आपके बाद या आपका कोई मतलब आपके पास कोई वैसा नहीं है, आप कुत्तों को घुमा रहे हो, पेट्स को घुमा रहे हो, उन पे खर्चा कर रहे हो, लेकिन आप बच्चे नहीं पालना सकते। क्या पेट्स पालना भी आसान है? सर डिफिकल्ट। I'm a pet parent. So it's a difficult thing यार, very difficult। उसने खाना खाया कि नहीं, क्या है क्या नहीं, अगर हम इतने काम में बिजी रहते हैं तो ये चीज़ें, लेकिन हम ये चीज़ से परे करेंगे क्या नहीं, बच्चे नहीं, डबल इनकम आएगी। तो अगर वो डबल इनकम से ही कब तक, 40 साल, 50 साल, 55 साल रिटायरमेंट के बाद जो US, UK, यूरोप में जो हालत होती है, सबसे ज़्यादा मुझे जहाँ तक मेरा
नॉलेज है, मेरी नॉलेज है जहाँ तक, सबसे ज़्यादा सुसाइड एल्डर पीपल में वहाँ पे होता है। डिप्रेशन सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है बूढ़ों में, यूरोप में। उधर लोनलीनेस ब्रो, वहाँ पे एक बार मतलब ये रिटायरमेंट के बाद कोई पूछने वाला नहीं है, ना औलाद आती है, ना पड़ोसी पूछता है, सब खत्म हो, थोड़ा बहुत खर्चा आते हैं बस उसमें से काम चला लेते हैं। तो देयर इज अ मेंटल पीस के लिए भी यू नीड टू हैव अ फैमिली। ओके, ओबेसिटी इन किड्स, इसकी बात करते हैं। अमेरिका में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इंडिया में भी हो रही है। इंडिया में भी हो रही है ओबेसिटी, बच्चों में मोटापा बढ़ते जा रहा है बहुत ज़्यादा। यस, गैजेट्स, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम की वजह से मोटे हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हम हमारे बचपन में, आप इंदौर में और मैं गुजरात में, हम क्रिकेट सब कुछ बाहर खेलते थे ना, गिल्ली डंडा से लेके सब खेलते थे हम बाहर, और हम वेट करते थे कि कब सब लोग इकट्ठे हुए, ठीक है ना, 4-4 5-5 घंटे, और 4-4 हमारी फिजिकल एक्टिविटी उस टाइम की देखो, और जो भी खाते थे पच जाता था। आज लोग करते क्या है, सब इंडोर, और कोविड के बाद तो खास करके सारे इंडोर चीजें चालू हो गई। बाहर जाते नहीं है बच्चे, इतने मगन रहते हैं इतने कार्टून्स देखने में या यूट्यूब्स पे और ये सारी चीज़ों पे, उनको आईपैड पे सब जगह पे उनको इजीली मिल जाता है ये सारी चीज़ें, तो उसमें ही वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। खाना और बैठना, देयर इज़ नो फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर फिजिकल एक्टिविटी इतनी रहेगी नहीं, क्योंकि आज बच्चा सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर दूसरी क्लास, फिर ये क्लास, फिर बाकी खाना खा के टीवी। वक्त है कहाँ हमारे पास? तो स्कूल के बाद ही वक्त है, और स्कूल में भी खेलते थे हम। तो इससे ओबेसिटी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है इंडिया में। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिजिकल हेल्थ का, फिजिकल एक्टिविटी का ही है। हाँ। तो सारे जो न्यू बॉर्न्स के जो न्यू पेरेंट्स हैं, हाँ, राइट, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कराओ। न्यू बॉर्न्स को तो क्या फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, लेकिन बड़े बच्चे बड़े 4-5 साल के बाद, 4-5 साल के बाद, यस, मैं बोलूँगा कि हर एटलीस्ट मिनिमम 1 आवर और 2 आवर्स कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में डालो, उनको एनकरेज करो, उनको चाहे कोई भी एक्टिविटीज में हो, जरूरी नहीं हो क्रिकेटर बन जाए या फुटबॉलर बन जाए, लेकिन वो एक्टिविटी करे जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। कोई भी गेम्स में डालो और उनको बाहर खेलने दो बच्चों के साथ, फिजिकल एक्सरसाइज करने दो। जिम जाना जरूरी नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसमें उनको इंटरेस्ट है, मजा है, ये चीज करवाओ। और स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दो। स्क्रीन टाइम शुड बी लेस देन हाफ एन आवर। आधे घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम होना नहीं चाहिए। आजकल तो लोग पढ़ाई भी उसी पे कर रहे हैं। हाँ, तो क्यों नहीं होना चाहिए आधे घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम? क्या होगा? स्क्रीन टाइम से बहुत देखा है, और ये भी स्टडीज बोलती है कि जितना बच्चा का ज्यादा स्क्रीन टाइम रहता है, आगे चलकर उनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है ज्यादा, लाइक ऑटिज्म, लाइक ADHD। जी, उनका कंसंट्रेशन लैक करने लगता है बाद में। आगे जाके वो एक ही चीज में देखते हैं। लोग बच्चे को फोन थमा देते हैं खाना खिलाने के लिए, तो बच्चा जब फोन में रहता है, डिस्ट्रैक्ट रहता है, वो लोग मुंह में खाना दे देते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। बच्चा खुद से कभी खाना खाने को नहीं सीखेगा। स्टॉप गिविंग देम। स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए उनकी। और डिलेड स्पीच, बोलना लेट सीखते हैं जो पूरा दिन स्क्रीन पे रहते हैं। क्या ये केसेस में देख रहा हूँ। यस, 3-3, 4-4 साल पे बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन इसमें ही देखते हैं। एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस में कंटेंट आते हैं। What they learn? Hardly they communicate with the people around them. Because they're always just consuming. Exactly. And उनका concentration एक ही चीज में रहता है। तो एक आदत सी है, उससे आगे जाके बड़ा आई साइट को प्रॉब्लम, याददाश्त शक्ति को प्रॉब्लम, आगे जाके बिहेवियरल में प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्पीच डिले हो जाती है। ये सारी चीज़ें जब तक वो अपने माइंड को, क्योंकि जब स्क्रीन पे आप हो तब आपका माइंड काम नहीं कर रहा। जो स्क्रीन आपको दिखा रहा है, आप सिर्फ वही एब्जॉर्ब कर रहे हो, आप कुछ और चीज़ें नहीं कर रहे हो, या अपना माइंड नहीं चला रहे हो। यू नो, एक बहुत अगेन कंट्रोवर्शियल वीडियो देखा था मैंने फूड फार्मा का। क्या था? सेरेलैक के ऊपर। तो वो बोल रहा था कि सब डॉक्टर्स बोलते हैं, या आपको बहुत लोग बोलेंगे सेरेलैक खिलाओ बच्चों को, तो नहीं खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें वो शुगर की बात कर रहा था। शुगर कहाँ उसमें है? वो बता रहा था कि सेरेलैक, देखो मैं किसी उसको, I don't remember एग्जैक्ट वीडियो क्या था, बट सेरेलैक के ऊपर था, जो मैंने मेरी सिस्टर को भेजा था। एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि सेरेलैक में प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है,
उसमें सारी डिफरेंट फ्लेवर्स के आते हैं। हाँ। उसमें वीट आता है, ओट्स आता है, राइस आता है, दाल आता है, धनिया आता है, सारी चीजें जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, ये सारी चीजें मिले। इट्स अ मिक्सचर विच यू कैन मेक इट योर प्लेस ऑल्सो। ओके, आप घर पे भी बना सकते हो अगर आपके पास वक्त है और यू डोंट ट्रस्ट दैट पैकेट वाला थिंग, तो आप घर पे बना के भी अपने बच्चे को पेस्ट करके दे सकते हो। ओके, तो वैसा कुछ नहीं कि उसमें शुगर आता है या वैसा आता है या खराब चीजें हैं, तो लेकिन ये इजी टू मेक हो जाता है किसी भी मदर के लिए। खराब नहीं है इसमें। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाते हैं बच्चे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। ओके, अनदर क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिकॉज ये अगेन गूगल पे देखा मैंने कि बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दिस वन ऑफ द मोस्ट सर्च क्वेश्चन। कौन सी एज में किड्स शुड स्टार्ट यूजिंग टूथपेस्ट? कब उनको ब्रश कराना स्टार्ट करना चाहिए, टूथपेस्ट करना स्टार्ट? बेबी टूथपेस्ट भी आते हैं, लेकिन आई थिंक आफ्टर 3 years of 2 to 3 years of age, जब उसके दांत आ जाए 3 साल के बाद। 3 साल तक तो कोई टूथपेस्ट कुछ भी यूज नहीं करना, एक दांत आए उसको कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं, उसको सिर्फ मदर नॉर्मल क्लीन कर दे चलता है, और उनके दांत इतने खराब भी नहीं होते अंटिल अनलेस जो फिर चॉकलेट्स वगैरह खाने लगते हैं और उसके बाद ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ओके, तो 3 साल तक तो मत करो टूथपेस्ट। हाँ जी। टूथपेस्ट से कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि अंटिल 18 years old नॉर्मल टूथपेस्ट अगर वो यूज करते हैं, बेबी टूथपेस्ट नहीं करते, नॉर्मल करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होती है? क्योंकि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं फ्लोराइड जैसे। बहुत ही कम मात्रा में यूज करना रहता है, उसमें नहीं कि आप इतनी मात्रा में यूज करो, देयर शुड बी लिटिल, जो सिर्फ फ्रेशनेस के लिए। हालांकि आप नॉर्मल ब्रश को भी गर्म पानी में डुबो के आप ब्रश कर लो तो भी चलता है बच्चों में। इट्स ओके टू टूथपेस्ट यूज ही करना, वो क्या हमें फ्रेशन अप करता है, ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल छोटे बेबीज की मैं बात कर रहा हूँ, कि आजकल तो उंगली के भी आते हैं, कि उंगली के भी ब्रश आते हैं, वेर दे के नहीं वो साफ कर देते हैं, तो वैसा उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू क्लीन इट। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अगर नॉर्मल क्वांटिटी में लेते हो, और वो भी माइल्ड चीज़ें रहती है, तो कोई ज़्यादा दिक्कतें होती नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप हर घंटे में ब्रश करवा रहे हो कि उसका कंजप्शन इतना हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, तो इट्स ओके। आपको लगता है कि कोविड वैक्सीन के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई है बच्चों को, जो लगाने के बाद, वैक्सीन लगाने के बाद? बच्चों में प्रॉब्लम्स नहीं आई है, बच्चों में तो इतनी लगी भी कहाँ है वैक्सीन, बट जिसको भी बड़ों को आई है, बड़ों में बहुत केसेस आ रहे हैं। क्या केसेस आ रहे हैं बड़ों में? यार स्ट्रोक के केसेस बढ़ गए हैं, कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़ गए हैं, एवीएन अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर, जो हमारा हिप जॉइंट रहता है, जो फीमर हेड रहता है हिप जॉइंट में, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो जॉइंट खराब हो रहा है। और ये सब कोविड वैक्सीन के बाद से? कोविड वैक्सीन, या आप बोल लो कोविड इन्फेक्शन, पोस्ट कोविड पोस्ट वायरल इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें यंगस्टर्स में हो रही है। वो अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड क्या है, वहाँ पे जो वेसल्स है वहाँ पे वो ब्लॉक हो रही है, इसलिए वो हड्डी को खून नहीं पहुँच रहा, हड्डी खराब हो रही है। हार्ट अटैक क्या है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है उसको खून नहीं पहुँचता है, हार्ट अटैक। ब्रेन में क्या है, स्ट्रोक, वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा है। तो जो वेसल्स में ब्लॉकिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें पोस्ट कोविड ज़्यादा होने लग गई और यंगस्टर्स में हो रही है। अब देख रहे रहेंगे क्रिकेट खेलते खेलते लोगों को अटैक आ रहे हैं, स्ट्रोक्स मतलब लोगों में बहुत सारे बढ़ गए हैं, एवीएन के केसेस इतने बढ़ गए हैं, अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड, ये जिसका ट्रीटमेंट DHR है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट एट द एज ऑफ 22, 24, 25। कैसे पूरा हिप रिप्लेसमेंट करना है, इट्स वेरी, तो ये केसेस बढ़े हैं पोस्ट कोविड। एंड टॉकिंग अबाउट वैक्सीन्स, कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स होती है विच एवरी किड शुड टेक इन इंडिया? अभी मैं देख रहा हूँ एड बॉम्बे में ना बहुत एड चल रही है शिंगल्स की, अच्छा, कि उसकी वैक्सीन ले लो। थोड़े दिन पहले कोई फ्लू के लिए चल रही थी, उसके कोविड के बाद से हर साल आई थिंक 1-2 कोई थीम्स चल रही है जिनके ऊपर मैं एड्स देखता रहता हूँ। हाँ। पूरे मुंबई में एड चल रही है उसकी। नहीं, बट वैक्सीनेशन इज ऑलवेज गुड। वैक्सीनेशन जो अवेलेबल है आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको आपके बच्चों को लगवा लेनी चाहिए। सारी वैक्सीन लगवा लो। सारी में क्या मेन सबसे इम्पोर्टेंट? लाखों में बीमारी है, वैक्सीन से 25-30 बीमारियों की है। अब आप बताओ, इट्स अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस। क्या आपने वो चीज डाली आपके बॉडी में,
आपकी इम्यून सिस्टम ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है। ये वैक्सीन का फंडा है, चाहे लाइव वैक्सीन हो या ना हो, ठीक है। अब एट बर्थ पे बीसीजी पोलियो देना है तो देना है। हम पोलियो फ्री कंट्री हो गए, वैक्सीनेशन की बदौलत हुए हैं। आज भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में पोलियो के मरीज पाए जाते हैं, इंडिया में एक भी केस नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ मास वैक्सीनेशन। ऐसे ही हर वैक्सीन लगवा ले। मैं एज अ डॉक्टर हूं या मैं वैक्सीन देता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवा दीजिए, जो गवर्नमेंट में अवेलेबल है उतनी लगवा दो। क्योंकि कई कम्युनिटी एक्वायर्ड डिजीज है लाइक डिफ्थेरिया, पर्टुसिस, ये सारी मीजल्स, मम्प्स, ये सारी चीजें एक बच्चे को हुआ या एक बड़े को हुआ या किसी को हुआ तो दूसरों को हो जाता है। इट्स अ वायरस का थिंग। तो इनके जब होते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं कई बार। अभी चिकन पॉक्स हुआ है तो सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ चिकन पॉक्स हुआ है तो आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ दाग आएंगे। कई बार चिकन पॉक्स की भी 10 कॉम्प्लिकेशंस है जो हो सकते हैं। तो वैक्सीनेशन से कुछ तो प्रोटेक्शन मिलेगा आपको या बेबी को। तो वैक्सीनेटेड हर बच्चे होने चाहिए। और मैं हमेशा ये चीज़ में मतलब स्ट्रांगली सबको सजेस्ट करता हूँ कि वैक्सीनेट योर चाइल्ड। जितनी अवेलेबल है, अफोर्ड कर सकते हो तो जितनी भी ऑफर कर रहे हैं, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो सारी लगवानी चाहिए। अब पता नहीं कितनी होंगी फिर अवेलेबल। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि वैक्सीन गिनवा सकता हूँ आपको कि 25 से 30 बीमारियों की वैक्सीन है। हेपेटाइटिस ए की है, टाइफाइड की है, मीजल्स की है, मम्स की है, रूबेला की है, डिफ्थेरिया की है, पर्टुसिस की है, टेटनस की है, हिप की है, निमोकोकल वैक्सीन है, चिकन पॉक्स की है, जापानीज एनकेफेलाइटिस की है, मेनिंगोकोकल की है। तो ये बस इतनी है। तो ये कितनी बीमारियां हुई? 15-20। लेकिन बीमारियां कितनी हैं? बहुत सारी है। मलेरिया की वैक्सीन नहीं बनी सर। डेंगी की वजह से कितनी डेथ्स होती है। मुंबई, अहमदाबाद, हर जगह मलेरिया। मुंबई में कितना, आज तक वैक्सीन नहीं बना पाए। अभी भी ट्रायल चल रहा है। अगर डेंगू की वैक्सीन निकलेगी सबसे पहले मैं लूंगा, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि डेंगू की ट्रीटमेंट भी नहीं है। वो मतलब एडमिट करके तुम्हें सलाइन वगैरह ये सब चलाना पड़ता है जो रिक्वायरमेंट, लेकिन वो जो नुकसान डेंगू करता है वही भरपाई करते हैं। डेंगू वायरस मारने की तो अभी भी दवाई नहीं बनी, ना वैक्सीन बनी है, ना वायरस मारने की दवाई बनी है। अपने आप ही जाता है वो वायरस अपने शरीर में मेहमान है। वो मेहमान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। इट्स नॉट अ कैंसर, इट्स अ वायरस। वो हम मीडियम है उसके जिंदा रहने के। वो कुछ दिनों तक जिंदा रहेगा, लेकिन उस वक्त कितनी क्वांटिटी में दुश्मन आए हैं, वो दुश्मन तुम्हारी इम्यूनिटी के हिसाब से कितना नुकसान करके जा रहा है, उस पर सारा खेल है। एक डेंगू का घर पे पानी पी के ठीक होगा और एक डेंगू का मरीज आईसीयू में पहुंच जाएगा। इट्स कंप्लीटली डिपेंड। इन सब के बीच में आपने एक बात बोली कि गवर्नमेंट में जो वैक्सीन अवेलेबल है वही लगा दो। आपको लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत इंडिया में अच्छी है, या गवर्नमेंट के पास कुछ फैसिलिटीज़ भी हैं फॉर बेबीज इन दिस कंट्री? कुछ करती है गवर्नमेंट? इंडिया का जो हेल्थ केयर है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोग यही करते हैं कि इंडिया का गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम इतना खास नहीं है, जिसकी वजह से कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत बहुत एडवांस्ड हैं गवर्नमेंट में भी, बट उसके अलावा मेजॉरिटी जगह पे हेल्थ केयर एकदम एक्सेसिबल नहीं है और इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो जब बेबीज़ की हेल्थ आती है और उनकी वैक्सीन आती है और उनकी कुछ भी चीज़ होती है, तो क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है इसके लिए? देखो सर, गवर्नमेंट कर रही है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। गवर्नमेंट अपना बेस्ट इस बार कर रही है। और मैंने देखा हुआ है कि काफ़ी सारी वैक्सीन, पहले सिर्फ डीपीटी लगाते थे, लेकिन अब काफ़ी सारी वैक्सीन से, रोटा वायरस से लेके निमोकोकल से लेके, जो गवर्नमेंट ने अपने शेड्यूल में इंक्लूड की है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि हम पॉपुलेशन और इस हिसाब से जिस तरह से हमारे देश में है, उस हिसाब से वो स्टैंडर्ड तक ले जाने में टाइम लगेगा। लेकिन हमें ये कहना कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और इसका 10 सालों में कुछ चेंज आया है सर। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। डॉक्टर उससे खुश है कि नहीं, ये बात मैं बताऊंगा, लेकिन आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ। जो आम जनता है, घर घर को मालूम है कि कार्ड सिस्टम है, आयुष्मान भारत है, हमारे गुजरात में बाल सखा योजना चलती थी जिसमें न्यूबॉर्न को फ्री में इलाज, आयुष्मान भारत हो गया। इसमें सारे फ्री के बड़े बड़े ऑपरेशंस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में,
ये कार्ड की बदौलती तो है। तो गवर्नमेंट, इसका श्रेय मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल भी हमारे आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ है आज गांव-गांव खेड़े में लोगों को कार्ड सिस्टम समझा दिया। वो जाके पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में जिनकी जाने की हिम्मत नहीं होती थी, आज जाके पहले पूछते सर ठीक है आपने ऑपरेशन तो समझा दिया लेकिन यहाँ कार्ड चलेगा? ये हकीकत है। तो इससे फायदा आम जनता का हुआ ही है, लेकिन और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इतना काम किया है तो आगे जाके भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि कोविड ने हम सबकी आंखें खोल दी है कि हेल्थ केयर सिस्टम हमारा क्या है। लेकिन कर रही है गवर्नमेंट और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मेरे पास कुछ मिथ्स और फैक्ट्स हैं जी, मैं कुछ स्टेटमेंट्स है जो लोग यूज़ करते हैं, मैं आपसे पूछूंगा बताओ मिथ है कि फैक्ट है। हाँ जी। ओके, मतलब फ्रॉम अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो काफ़ी लोग बोलते हैं। फर्स्ट तो आपने पहले ही क्लियर कर दिया, वो जो तेल लगाने का था। ठीक है, बेबी वॉकर्स बच्चों को हेल्प करते हैं, वो जल्दी चलना सीख जाते हैं अगर वो बेबी वॉकर्स यूज़ करते हैं। ये मिथ है कि फैक्ट? गलत बात। गलत बात है। तो फिर बेबी वॉकर्स लेते क्यों? नहीं यूज़ करना चाहिए। नहीं यूज़ करना चाहिए? नहीं। क्यों? पहली बात, उसके 2-3 रीज़न हैं। जब बेबी 10 महीने पे या 11 महीने पे खड़ा होना चालू होता है, उसके माइलस्टोन आते हैं, फिर वो इंडिपेंडेंट वॉक करना चालू करता है। वो भी एक माइलस्टोन है, सीखेगा तभी जब इंडिपेंडेंट वॉक करना चालू करेगा और वो जल्दी चलना सीखेगा। वॉकर में क्या डिपेंडेंसी हो जाती है, उसको पता है मैं नहीं गिरूंगा। फिर वो वॉकर के बिना चलना मुश्किल होता है, बहुत डरता है। दूसरी चीज कि वॉकर की हाइट लंबी रही और बेबी छोटा रहा तो वो लोग टोस पे चलते हैं, पूरा पैर नहीं रखते नीचे। उनको ये टोस पे चलने की आदत हो जाती है, बाद में भी वो लोग टोस पे ही भागते हैं और टोस पे ही चलते हैं। सो वॉकर नहीं यूज करना चाहिए, बिल्कुल यूज नहीं करना। वाओ। और दूसरे इंजरी, उसमें जब गिर जाते हैं, कोई स्टेबल, सारे अच्छी कंपनी के नहीं आते तो कोई अनस्टेबल भी रहते हैं। उसमें जब बच्चा एक तो अंदर है और उसमें इंजरी होने के भी बहुत चांसेस है, वो पूरे उल्टा हो जाता है, गिर जाता है। एक्साइटमेंट में वो लोग एक्साइट ज़्यादा होते हैं ना, कई बार गिर जाते हैं, हेड इंजरी हो जाती है, दूसरी इंजरी हो जाती है। ये केसेस भी मैंने देखे हैं। ये तो नई बात बता रहे हो आप। ओके, देन बेबी की आइज का कलर चेंज होता रहता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? अब जब भी वो बच्चा, पहले तो उनको विजन नहीं होता है, जब बच्चा पैदा होता है तभी 2 महीने के बाद वो देखना चालू करता है। क्या बात है? उनको ब्लड विजन दिखता है। हाँ, जब बच्चा को आता है तो उनको उनकी आई साइट आती है 2 महीने बाद। लेकिन आप जैसे बोल रहे हो कि इतना कलर चेंजेस होता है, वैसा नहीं होता है कि अभी ये था और फिर ब्लू हो गया। और इसका अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि एक का कलर हो गया चेंज हो रही है तो उसको प्रॉब्लम कोई मेजर है। अच्छा, ऐसे फैक्ट नहीं होता ये क्या ना कि चेंज होती रहती है, इट्स वेरी नॉर्मल, तो ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, बच्चों की आंखों का कलर चेंज होता रहेगा। कैसे मतलब अगर किसी की आंखें वैसी है, उनकी सबकी कलर ब्राउनिश दिखती है और एकदम क्लोजली हम देखते हैं, राइट। उसके बाद जो नॉर्मल कलर है वही आ जाता है। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेबी की कलर चेंजेस होते रहते हैं। और उनकी आई साइट भी 2 महीने पे आती है, दिखना उनको तभी चालू होता है। तो ये सब मिथ है। न्यूबॉर्न्स को पूरी रात भर सोना चाहिए, नहीं तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। गलत बात। न्यूबॉर्न्स कैसे पूरी रात सोएंगे? वो लोग उठेंगे ही बीच में, 2.5-3 घंटे में तो उनको दूध पिलाना पड़ता है, वो खुद ही उठ जाते हैं। उनकी जो डाइजेस्टिंग कैपेसिटी रहती है, एम्प्टी स्टमक का जो टाइम रहता है, वो 2 घंटे में तो वो हजम कर लेते हैं दूध मम्मा का। तो 2-2.5 घंटे में तो लोग उठते हैं दूध पीने के लिए। लेकिन यस ऑफ कोर्स न्यूबॉर्न सोते ज़्यादा है, 24 घंटे में वो लोग 21-22 घंटे सोते हैं। ठीक है, सोते रहते हैं पहले स्टार्टिंग में, फिर जैसे जैसे एज होती है फिर वो कम होते रहते हैं। लेकिन सारे न्यूबॉर्न्स नहीं, कुछ नहीं सोते। ओके, बच्चों को गोरा करने के लिए दूध मलाई लगा के रखना चाहिए। स्टूपिडिटी है। गोरा अगर आपके माँ बाप है तो बच्चे भी गोरे होंगे। अगर आपके बच्चे आप सांवले हैं तो आपका बच्चा भी आपकी तरह खूबसूरत सांवला दिखेगा। और आप जैसे हो, और गोरा होना, क्यों गोरा होना है? हम इंडियंस है, इंडियन कलर के चलेंगे। और अगर साउथ इंडियन है, उस साइड पे है, उनके माँ बाप का जो कलर है वो बच्चे को आएगा। कोई भी कलर में बच्चा खूबसूरत ही अपने माँ बाप को तो दिखता है, और दिखना ही चाहिए जो भी कलर है। और मलाई चना वना लगाने से कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल स्टूपिडिटी। Okay, what's the weirdest, this is the last question from my side, okay? What's the weirdest
थिंग यू हैव हर्ड इन योर जर्नी कि माँ बाप बच्चों के साथ ये करते हैं? जैसे एक काजल वाला बताया तो प्रॉब्ली वो बहुत इतना वियर्ड नहीं होगा, मुझे बहुत लगा, पर ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपने सुनी है कि मैं तो ये कर रही हूँ क्योंकि इससे मेरा बच्चा बेहतर होगा? मैंने देखा है कई लोग जब मुझे ओपीडी में पेशेंट्स दिखाने आते हैं ना, तो हाथ में माचिस की डिब्बी रखते हैं बच्चे के साथ ही चिपकी हुई, या कोई स्टील की या एक चम्मच या छुरी, नाइफ, वो लोग रख के आते हैं क्यों साथ में। तो मैं पूछता हूँ उनको, पहले तो मैं एक्टिंग करता हूँ, अरे क्या मारना है वो मुझे? अरे नहीं सर, नहीं सर, मुझे पता है वो क्यों आए लेके आए। बोला क्या है ये सब? बोला सर वो रक्षा करता है, शैतानों से बचाता है और बुरी आत्माओं से बचाता है। बोला शैतान तुम्हारी माचिस की डिब्बी देख के? बोला ये तो अभी बनी है, ये इंसानों ने शैतान तो बहुत पहले से। बोला ये माचिस की डिब्बी से, मतलब आग हो तो समझ में आता है, मतलब आग तो जला ही नहीं अभी तक। और मतलब ये नाइफ, स्टील की चम्मच वगैरह आप लेके घूमते हो साथ में बच्चे को, तो ये चीज़ें मुझे अजीब लगती है। फिर एक अजीब चीज़ ये थी कि एक बच्चे को बहुत तकलीफ थी पेट में, तो मैंने पूछा, और वो जो ये मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब था मैं, तब मैंने वाकया सुना था उससे। तो मैं बोला कि सर, वो बोला क्या तकलीफ? बोले इसके पेट में कुत्ता था। ये कहानी है मैंने सुनी है, ओके, आई एम नॉट लाइंग यार। बोला अच्छा। और वो लोग जलाते भी हैं, कुछ वैसे लोग बच्चे लोग को जला देते हैं, वो बाबा के पास लेके जाते हैं ना, तो बच्चों को जलाते हैं लिटरली। हाँ वैसा, उसको यहाँ पे निशांस में देखता हूँ, यहाँ पे जलाते हैं, पेट के उधर, ये अपना निवल के आसपास जलाते हैं, मैंने देखा हुआ है। और मैंने पूछा अच्छा कुत्ता, मतलब तुम देखा पेट से वो बाबा ने निकाला बाहर? बोला हाँ। अब सोचो किस लेवल तक हिप्नोटाइज किया रहेगा उनको, कि उन्होंने देखा क्या मेरे बच्चे के पेट में से उन्होंने कुत्ता निकाल के बाहर फेंका। आई वाज लाइक ओके ओके, क्योंकि मैं बहुत डांटता हूँ और मुझे बड़ा गुस्सा आता है ये सब। अभी तो नहीं, लेकिन गाँव में ऐसा होता है कि बच्चे को जला देते हैं अगरबत्ती वगैरह करके, बोले बाबा ने फूंक मारी और फिर यहाँ पे जलाते हैं। अब छोड़ो वो नादान यार, मासूम बच्चे को यार जलाना, टॉर्चर कर रहे हो आप यार। तो अभी मिथ है, उस सुनते भी नहीं है कई लोग एकदम गांव में, जहाँ पे है जो पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग तो आपसे लड़ जाएंगे अगर आप बाबा को कुछ बोलोगे तो। मैंने एक वीडियो देखा था अभी यूट्यूब पे बहुत चल रहा था कि एक गांव में बाबा बच्चों के ऊपर चढ़ते हैं, बाबा बच्चों को नीचे रखते हैं और उनकी बीमारियां निकालने के लिए बाबा उनसे पैर चढ़ के चढ़ते हैं और कुछ उल्टा सीधा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और वो चढ़ के 2-3 बार चढ़ते हैं और बच्चा फिर बीमारी फ्री हो जाता है। ये लाखों लोग आसपास वीडियो बना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो ये सब स्टूपिडिटी, हेट, गंदापन, ये सब ज़्यादा ट्रैवल फास्ट करता है सोशल मीडिया पे। अच्छी चीज़ें, लव, पीस, अफेक्शन वाली चीज़ें बहुत स्लो ट्रैवल करती है, वो मेरे जैसे नसीब वालों की ट्रैवल हो जाती है कई बार लेकिन बहुत ये सब मंजन जल्दी बिकता है मार्केट में, अच्छी चीज़ें नहीं बिकती है। अच्छी चीज़ें कौन शेयर करेगा? खुद खुश हो गए फाइन, बट लोग फिर जाते भी क्योंकि लोग यार, हमें आजकल जिंदगी में सबको शॉर्टकट चाहिए। एवरीबडी वांट्स दैट कि यार ठीक हो जाए। कई ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगर सेरिब्रल पॉलिसी हुआ है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसका बचपन से ही, तो वो नहीं चल पा रहा है, तो बाबा उसके ऊपर क्या 2 बार चल के चला देगा यार? हाउ स्टूपिड ही इज। या जो मान रहे हैं और शेयर कर रहे हैं वो भी, लेकिन शायद उनको ये उम्मीद है कि यार ये चमत्कार में तो हम हिंदुस्तान वाले सब मानते हैं, चमत्कार में तो हम सब मानते हैं यार, हम सबकी आस्थाएं हैं, सबका वो है कि कुछ हो जाए वैसा करके। तो ये सब वैसी चीज़ है कि ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए, मत करिए, सब फंसाने वाली चीज़ें हैं। और उसका क्या रेपरकशन है वो वीडियो आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हर बच्चे को पैदा होने के बाद फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है 24 घंटे के बाद। ये कॉमन है, हर बच्चे को होता है, लेकिन उसकी रेंज उसके वजन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से डिसाइड की जाती है कि वेदर इट इज नॉर्मल और नॉट, और वेदर इट इज रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। लेकिन एक मदर आई थी जिसके बच्चे को पी लिया था, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इसको इसको अर्जेंटली एडमिट करना है, इसको पी लिया ज़्यादा है, शायद ब्रेन तक पहुंच जाएगा और फिर इसका ब्रेन का विकास नहीं होगा। घर में दादी थे, दादी ने एक एडवाइस दे दी कि क्या बात कर, डॉक्टर तो बोलते रहते हैं धूप में थोड़ा सुबह दिखा देंगे,
और कुछ नहीं होगा। धूप में रख देंगे बच्चे। सुबह धूप में रखेंगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी वैल्यू पीलिए की ज़्यादा थी। वो डॉक्टर ने बोला यार शायद इसको खून ब्लड एक्सचेंज भी करना पड़े, ज़्यादा है और बढ़ सकता है आने वाले 2 दिन में, और एक बार ब्रेन पे चले गया बाद में हम कुछ नहीं कर सकते। अभी दादी की बात मानी उस लेडी ने, एंड शी वॉज ओनली 21 ईयर ओल्ड, जो पहली बार मदर बनी। ओके। उस बच्चे को 2 दिन बाद या 1 दिन बाद सीजर्स आए, कन्वर्जन, खींच आंच की जिसको बोलते हैं, ब्रेन में चढ़ गया पीलिया। अब कुछ नहीं कर सकते, एक बार ब्रेन पीला हो गया तो अब वो जिंदगी भर बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी, वो जिंदगी भर मेंटली रिटार्डेड रहेगा, वो जिंदगी भर एक गलत सलाह है, और सिर्फ केवल 1 दिन या 2 दिन लेट होने की वजह से। अब आप सोचो 21 साल की मदर उसके बच्चे को 10 साल का होगा तब तक बेड पे ही देखेगी, ना चलना, ना उठना, ना खुद से पेशाब करना, ना कुछ नहीं। सो समटाइम्स योर एडवाइस मैटर्स। सो जो एडवाइस देते हो उसमें तोल मल के एकदम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया करो यार, और ऐसे ही कुछ भी मत सबको ज्ञान पे लो, यहाँ पे सब ज्ञानी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ, विच इज इंडिया में अभी पीडियाट्रिशियन जो होते हैं वो कितने पैसे कमा सकते हैं? डिपेंड, स्कोप कि नहीं? स्कोप है, स्कोप हर चीज़ में है, अनलेस आप किस तरह से काम करते हो, आपके काम को किस तरह से लोगों तक, कंपटीशन है हर जगह है। एक एवरेज बच्चों का डॉक्टर कितना कमाता है? गवर्नमेंट में तो 75,000 सैलरी मिलती है एमडी करने के बाद। 75,000 से हमने भी हमारी जर्नी स्टार्ट की थी। फिर कहीं अटैचमेंट लेते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो 1.5-2 लाख तक आप पहुंच जाते हो। और एक टॉप क्लास डॉक्टर पीडियाट्रिशियन इन द कंट्री कितना कमा सकता है? कोई बोलता नहीं है मुझे जब मैं टॉप क्लास को पूछता हूँ सर आप कितना कमा रहे हो। डिपेंड सर, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी कैपेसिटी कितनी है। अगर आप 100 बेड की हॉस्पिटल कर रहे हो, आप 200 बेड की कर रहे हो या 500 बेड की कर रहे हो, जिसके एक्सपेंडिचर भी इतने हैं, आप कमा सकते हो लाखों में। तुम्हारा वर्कलोड कैसा है, क्लाइंट बेस कैसा है, कौन से शहर में हो, बहुत मैटर करता है। पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ योर सिटी कितनी है, इंश्योरेंस वाली पब्लिक कितनी है। अब एक गांव खेड़े वाला पीडियाट्रिशियन है, वो 15-20 लाख रुपए भी कमा लेगा, वहां पे कोई पीडियाट्रिशियन दूसरा नहीं है, भले कम में लेकिन क्वांटिटी में ज्यादा काम करेगा, है ना। और एक शहर में है या बड़े शहर में, मुंबई में स्टार्ट करना है तो क्लिनिक ही लेने में बहुत मुश्किल है, सब महंगा है। तो और फिर उसके बाद तो अच्छा, और जैसे जैसे साल जाते हैं एक्सपीरियंस आपका बढ़ते रहता है, आपका रेपो बनते रहता है, उस हिसाब से कमाने लगते हैं। 5-10 लाख रुपए तो कमा ही लेते रहेंगे पर मंथ। लेकिन जो हाईएस्ट है, जिनकी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, जो 500 बेड की हॉस्पिटल है, जो कॉर्पोरेट लेवल की सिर्फ पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स शायद इंडिया में 4-5 ही है, तो वो लोग तो उनका टर्नओवर भी इतना होता रहेगा कि इतनी पेइंग कैपेसिटी और बच्चे भी इतने एडमिट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉमन, ऐसा नहीं कि कितना एवरेज कमा लेगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि फ्रेश पीडियाट्रिशियन भी 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया तो कमा सकता है। फ्रेश पीडियाट्रिशियन की बात करूंगा, फिर तो उसकी जिंदगी कहाँ उसको लेके जाती है। जैसे सो माय क्वेश्चन वाज मोर फॉर कि अगर आप सिर्फ एक क्लिनिक खोलते हो, आप हॉस्पिटल नहीं खोलते हो, आप एक नॉर्मल डॉक्टर हो और आप क्लिनिक खोलते हो और अच्छा टॉप है आपका नाम, तो आप कितना कमा सकते हो? जैसे एक डर्मेटोलॉजिस्ट होता है तो वो एक क्लिनिक से ही बहुत पैसे कमा सकते हैं। बहुत मतलब कि वो 25-30-50 लाख रुपए एक क्लिनिक से पर मंथ कमाना स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो प्रोसीजर वगैरह कर रहे हैं तो। बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हैं। अगर डर्मेट का टॉप क्लास, हाँ मतलब टॉप क्लास अगर डर्मेट है, तो क्या पीडियाट्रिशियन भी ऐसा होता है? नहीं, उतना नहीं कमा सकता पीडियाट्रिशियन, क्योंकि पीडियाट्रिशियन अगर वो सिर्फ क्लिनिक करेगा तो वैक्सीनेशन देगा और नॉर्मल अपनी ओपीडी चलाएगा, तो वो प्रोसीजर नहीं कर सकता। उसके लिए उसके पास हॉस्पिटल होना जरूरी है। उसको इंडोर करना पड़ेगा। इंडोर करेगा तो अगर किसी कॉर्पोरेट में कर रहा है तो अपने डॉक्टर चार्जेस, राउंड चार्जेस लगा सकता है। तो इतना नहीं जो सर्जिकल ब्रांच में जितना लोग कमा सकते हैं, हाँ, उतना हमारी ब्रांच में पैसा नहीं है। लेकिन हमारी ब्रांच में वही एक है कि यार दुआएं हैं, इज्जत है, लेकिन फिर इतना कमा सकता है एमडी करने के बाद। लेकिन उम्र भी एमडी करते करते तुम्हारी 27-28 साल की हो जाती है। तो 27-28 के बाद तुम 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया 2 जगह अटैचमेंट करके तुम स्टार्टिंग में इतना कमा सकते हो। फिर आपकी किस्मत कहाँ लेके जाती है। Well, thank you so much, sir. Thank you for having me. Yeah. It was nice talking to you. Exactly. It was pleasure talking to you.